साबित किया जा सकता है कि जो माइक्रोबैक्टीरियम है वो खुद ही जो है ट्यूबरकुलोसिस की जो लंग्स की डिजीज है, जो उसके ग्रेनुलोमेटस लेजन से उसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, इसके एक्सेप्शंस वगैरह नहीं आते हैं। उसके बाद में हमारे काम का सीधे इसमें अपन आगे आ जाएंगे, जो हमारे काम की चीजें हैं उस पर हम पहुंच रहे हैं। जो इमेजिनिंग टेक्निक्स होती है या जो प्रिपरेशंस होते हैं, ठीक है, स्टेनिंग टेक्निक्स। ठीक है, स्टेनिंग टेक्निक क्या होता है? स्टेन का सरल भाषा में तो मतलब होता है कि दाग। ठीक है, तो वो ऐसा ही है वाकई में, स्टेन का मतलब दाग से ही होता है। दाग यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कलर का इस्तेमाल करते हैं। होता क्या है कि जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको माइक्रोस्कोप में, लाइट माइक्रोस्कोप में या अलग अलग प्रकार के माइक्रोस्कोपिक टेक्निक में विजिबल बनाने के लिए, ठीक है, कुछ स्टेन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल स्टेन हो सकता है, ठीक है, जो डालते हैं और बैक्टीरिया पर लग जाता है। एक नेगेटिव स्टेन होता है। नेगेटिव स्टेनिंग में क्या होता है कि बैक्टीरिया जब कलर नहीं लेता है, ठीक है, तो हम कुछ ऐसा कलर का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे स्टेन का इस्तेमाल करेंगे जो बैक्टीरिया नहीं ले तो कम से कम उसके आसपास के एनवायरनमेंट ले ले। ठीक है, तो वो हो जाता है नेगेटिव स्टेनिंग। ठीक है, फिर इम्प्रेग्नेशन मेथड एक होती है स्टेनिंग की। इसमें क्या होता है कि मान लो कि बैक्टीरिया बहुत ही छोटा है माइक्रोस्कोप में देखने के लिए, तो अब क्या करें? तो ऐसा करते हैं कि कुछ जो है जैसे सिल्वर साल्ट जैसे कुछ मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं जो कि बैक्टीरिया की दीवार पर चिपके, और ये जो सिल्वर साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन होगा ये विजिबल होगा। मतलब बैक्टीरिया तो विजिबल नहीं है अच्छी तरह से, लेकिन उस पर चिपकाए जाने वाला ये जो इम्प्रेगनेशन है ये विजिबल हो। ठीक है, तो इस मेथड से भी बैक्टीरिया को विजिबल बनाया जा सकता है और उसको आइडेंटिफाई या उसकी मॉर्फोलॉजी की स्टडी करने की कोशिश की जा सकती है। ठीक है, फिर आता है डिफरेंशियल स्टेन। डिफरेंशियल स्टेन में क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा प्रकार के स्टेन का एक साथ इस्तेमाल करेंगे तो वो होता है डिफरेंशियल स्टेन। तो सिंपल स्टेन, बैक्टीरिया को कलर चिपका दो। नेगेटिव स्टेन, बैक्टीरिया नहीं ले रहा है तो उसके आसपास के एनवायरनमेंट को कलर दे दो। इम्प्रेग्नेशन मेथड्स खासतौर से जो बैक्टीरिया छोटे होते हैं, आसानी से स्टडी नहीं किए जा सकते, उनके लिए इस्तेमाल होता है। डिफरेंशियल स्टेन जो है वो दो या दो से अधिक बैक्टीरिया के लिए किया जा सकता है, एज वेल एज दो या दो से अधिक प्रकार के स्टेन उसमें यूज होते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिस पे क्वेश्चन आता है वो है ग्राम स्टेन। ग्राम स्टेन जो है वो साइंटिस्ट ग्राम के ऊपर से था, बाद में मेथड मॉडिफाई भी हो गई। इसकी स्टेप हमको याद रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो होती है, एक वर्ड होता है स्मीयर। स्मीयर क्या होता है पता है? कि जैसे कोई भी सैंपल लेते हैं, ठीक है, जैसे तुमने फर्स्ट ईयर में जो है स्लाइड बनाई होगी, ठीक है ना, तो जो ब्लड ले रहे थे और उसकी एक फिल्म बनाते थे पतली सी, ठीक है, तो उसके लिए वर्ड अपन यूज कर रहे हैं स्मीयर। ठीक है, तो जो स्मीयर बना हुआ है जिस भी सैंपल से, है ना, कल्चर से या स्पेसिमेन से जो स्मीयर बना हुआ है, पहले उसको हवा में सुखाते हैं और उसको गर्म करते हैं। क्या कर रहे हैं? ग्राम स्टेनिंग टेक्निक देख रहे हैं अपन। तो हवा में सुखा के उसको गर्म किया, ठीक है। अब उसके ऊपर जो है जो डाई डाली वो है कौन सी डाई? पैरारोसोनिलिन। ठीक है, पैरारोसेनिलिन जो है वो डाई का इस्तेमाल किया। तो पैरारोसेनिलिन डाई उसके ऊपर अपन ने डाल दी। पहला काम क्या किया? स्टेन को सुखाया, ठीक है, और उस पर जो है गर्म किया। फिर पैरारोसेनिलिन जो है वो डाई डाली, उसके बाद में उसको वाटर से रिंस किया। ठीक है, वाटर से रिंस करने के बाद में उसको फिर ग्राम आयोडीन में डाला। ठीक है, ग्राम आयोडीन कुछ नहीं है, आयोडीन सॉल्यूशन है। फिर दोबारा से उसको वाटर से रिंस किया, ठीक है, और फिर उसको एसीटोन से या अल्कोहल से जो है डीकलराइज किया। ठीक है, तो कलर जो है वो क्रिस्टल वायलेट पैरारोसेनिलिन से लग रहा है, और उस कलर को निकालने का काम एसीटोन या इथाइल अल्कोहल कर सकता है। ठीक है, फिर दोबारा से उसको पानी से धोया, ठीक है, और फिर एक नए कलर से उसको कलर किया सेफ्रेनिन से 30 से 60 सेकंड में, फिर वॉश किया। तो ये पूरी स्टेप्स हैं, ये डायग्राम से आप याद रख सकते हो। अब इसमें क्या होगा कि जो पहला स्टेन दिया था पैरारोसेनिलिन, ठीक है, अगर वो स्टेन को बैक्टीरिया पकड़ के रखे, इतना सब करने के बावजूद भी कि ग्राम आयोडीन से भी धो दिया, वाटर से भी धो दिया, एसीटोन से भी धो दिया, फिर वाटर से धो दिया, फिर सेफ्रेनिन डाल दिया, फिर वाटर से धो दिया, ये सारी स्टेप्स है ग्राम टेस्टिंग की। तो इतना सब करने के बावजूद भी अगर कोई बैक्टीरिया पहली जो स्टेन थी पैरारोसेनिलिन उसको पकड़ करके रखता है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो बैक्टीरिया है वो कैसा है? ग्राम पॉजिटिव है। कैसा है? ग्राम पॉजिटिव है। मतलब कि ग्राम डाई को एक बार लेने के बाद में
वो अलग अलग मेथड से डीकलराइज या वॉश करते हैं तब भी उसको छोड़ता नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये थी मेथड ऑफ ग्राम स्टेनिंग। ठीक है, साइंटिस्ट ने दिया था ग्राम ने। ठीक है, और इसके अंदर जो है कलराइजेशन डीकलराइजेशन की मल्टीपल स्टेप्स होती है। ठीक है, इनके लिए नाम है। तो जो पहले हवा में सुखा के इसको गर्म करते हैं वो कहलाता है क्या, फिक्सेशन। फिर जो पहला स्टेन डालते हैं उसको कहते हैं प्राइमरी स्टेन। फिर जब आयोडीन से इसको साफ करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, तो वो कहलाता है मॉर्डेंट। ठीक है, और फिर जब एल्कोहल या एसीटोन से उसको साफ करते हैं तो वो कहलाता है डीकलराइजेशन। और आखिरी में जो काउंटर स्टेन करते हैं वो सेकेंडरी स्टेन है बेसिकली। तो अक्सर ये होगा कि काउंटर स्टेन में या सेकेंडरी स्टेन में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अलावा जो बैक्टीरिया होंगे वो कलर के दिखाई देने लग जाएंगे। ठीक है, वो पिंक और दूसरे कलर के दिखाई देंगे। लेकिन हमारा जो ग्राम स्टेन है पहला वाला, जो पर्पल वायलेट कलर का जो है, वो बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हमेशा पर्पल कलर का ही दिखाई देगा। तो ये सारी थी स्टेप्स। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव जो है वो डीकलराइज नहीं होता है और प्राइमरी स्टेन के कलर को मेंटेन करके रखता है। ये चीज हो गई ग्राम स्टेनिंग में। अब इसमें हमको ये चीज ग्राम स्टेनिंग अगर बताते हैं 5 नंबर्स में, तो ये बताना है कि जो ग्राम स्टेन में जो कलर होता है वो उसकी सेल वॉल के कंपोजिशन के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है, सेल वॉल के सेल वॉल में कुछ केमिकल है जो कि जो पहला जो आपने पैरारोसोनिलिन दिया है वो उससे जाकर के अंदर चिपक गया। ठीक है, और अब आप उसको बाहर से कितना भी धो वो नहीं चिपके, नहीं वहां से साफ होगा। जबकि ग्राम स्टेनिंग में ऐसा कोई मटेरियल नहीं है, ठीक है, जो कि पैरारोसोनिलिन को पकड़े। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं होता है जो कि इसको पकड़े। ठीक है, और ग्राम स्टेनिंग में जो है जो ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, उसके अंदर से, ठीक है, जो एसीटोन और अल्कोहल होगा वो आसानी से पैरारोसोनिलिन को वॉश करके पूरी तरह से रिमूव कर देगा। तो ये था ग्राम स्टेनिंग। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग की ही जो है मॉडिफाइड मेथड के लिए वर्ड यूज होता है जेनसन मेथड। ठीक है, जेमसन मेथड में क्या होता है, छोटा सा डिफरेंस है कि एब्सोल्यूट अल्कोहल से डीकलराइज करते हैं, एसीटोन की बात नहीं करते हैं, और नेचुरल रेड काउंटर स्टेन का इस्तेमाल करते हैं, बस इतना सा फर्क है। ठीक है, और जो जेनसन मेथड है आपको नाम पता होना चाहिए कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया तो ट्यूबरकुलोसिस याद आना चाहिए। तो ये अलग अलग नाम जो है अलग अलग आगे बैक्टीरिया में देखेंगे अपन, आ जाएगा। मेनिंजोकोकाई और गोनोकोकाई को देखने के लिए जेनसन मेथड का यूज होता है। ठीक है, ये विग्रेन प्रेस्टन वगैरह नहीं आते हैं। ठीक है, तो ग्राम स्टेनिंग का यूज क्या है, तो ग्राम स्टेनिंग का प्राइमरी यूज तो होता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, फिर कल्चर के अंदर भी आइडेंटिफिकेशन के लिए इसका इस्तेमाल होता है। सैंपल और कल्चर दोनों अलग अलग चीजें होती है। सैंपल जो पेशेंट से मिलता है, कल्चर जो अपन ग्रो करते हैं। ठीक है, फिर अगली स्टेनिंग टेक्निक आती है एसिड फास्ट टेक्निक। एसिड फास्ट टेक्निक जो है पॉल एनरिच ने दी थी, फिर उसको जील नेल्सन ने मॉडिफाई कर दिया था, तो इसका नाम पड़ गया था जील नेल्सन मेथड। जील नेल्सन मेथड में 4 स्टेप है। ठीक है, वैसी सेम है। पहले उसको गर्मी से उसको फिक्स किया, जो आपने सैंपल लिया है उसको, उसके बाद में कार्बन फिश्चिन से उसको जो है स्टेन किया। ठीक है, कार्बन फिश्चिन, यहाँ पे डाई कौन सी, कार्बन फिश्चिन, वहां पे डाई कौन सी थी, पैरारोसोनिलिन। तो कार्बन फिशिल से उसको स्टेन किया, फिर सल्फ्यूरिक एसिड से उसको साफ किया, और मेथिलीन ब्लू से उसको काउंटर स्टेन किया। ये आपकी मेथड होगी कौन सी, जील स्टेनसन्स की। ठीक है ना। अब एसिड फास्ट जो बैक्टीरिया जितने भी होंगे, ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। अच्छा, एक चीज है कि एक ही बैक्टीरिया कई तरह की डाई ले सकता है। बहुत सारी डाई में वो बैक्टीरिया पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है। तो एक बैक्टीरिया से एक स्टेनिंग टेक्निक को याद नहीं रखना है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट स्टेनिंग टेक्निक होती है जो कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होती है। ओके, तो जो एसिड फास्ट स्टेनिंग है उससे जो है बैक्टीरिया, वही ग्राम स्टेनिंग से भी बैक्टीरिया विजिबल करना हमारा पर्पस है, इससे भी बैक्टीरिया विजिबल करना पर्पस है। ठीक है, जो काउंटर स्टेनिंग जो इसके अंदर देंगे हम, ठीक है, मेथिलीन ब्लू, ये बैकग्राउंड को स्टेन करने के लिए है। किसको स्टेन करने के लिए है, बैकग्राउंड को कलर देने के लिए है। जबकि ग्राम स्टेनिंग में जो सेकेंडरी स्टेन था, ठीक है, वो दूसरे बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए था। तो बैक्टीरिया जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वगैरह, ठीक है, बीडेड, ये जो है एसिड फास्ट बेसिलाइज जो है जो कि इसके अंदर हमको दिखाई देंगे। जबकि बाकी के जो बैक्टीरिया होंगे वो बैकग्राउंड में काउंटर स्टेन लेंगे और ब्लू कलर के दिखाई देंगे। ठीक है, जो हमारा एसिड फास्ट स्टेन है वो कैसा है, रेड कलर का है। जो काउंटर स्टेन है वो यहाँ पर कैसा है, ब्लू कलर का है।
जबकि ग्राम स्टेनिंग में जो पहला हमारा प्राइमरी स्टेन था वो कैसा था, पर्पल कलर का था। ठीक है, फिर अल्बर्ट स्टेन वगैरह आता नहीं इसके अंदर हमको, ये दो स्टेन ही आपके सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्राम पॉजिटिव स्टेन, ठीक है, और एसिड फास्ट या जिल नेल्सन स्टेट। ठीक है, अब अगली चीज इसमें आती है बैक्टीरिया का शेप। ठीक है, बैक्टीरिया के शेप के आधार पर बैक्टीरिया को कई तरीके से डिवाइड किया है। जैसे बैक्टीरिया गुच्छे में हो सकते हैं तो इसको कहते हैं क्लस्टर, चेन में होते हैं तो जैसे, है ना, चेन है ये, है ना, टेट्राड्स, ऑक्टेट, पेयर, क्यूनिफॉर्म, बेसिलाई, फिर पेयर। ठीक है, अब एक डिवीजन तो आपका स्ट्रक्चर पे है, और अगला डिवीजन जो है आपने इसमें साथ में डाल दिया पॉजिटिव नेगेटिव का। ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, ग्राम पॉजिटिव, और क्योंकि ये बॉल्स हैं छोटी छोटी, तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई। ठीक है, फिर ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, बेसिलाई वर्ड बेसिली मतलब डंडे से है। ठीक है, फिर ग्राम नेगेटिव बेसिली। ठीक है, और स्पाइरल शेप है तो स्पायरोकीटा। उसके बाद में आता है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। ये थोड़ा सा अपने को प्रैक्टिकल की फाइल में भी बनाने को आएगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल में आपको ये डायग्राम अच्छे से बनाना है। जो बैक्टीरिया होता है उसकी खासियत है कि इसमें सेल वॉल होती है, प्लांट के सेल वॉल से अलग है क्योंकि इसकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकिन और दूसरे लिपिड कंटेंट से मिलकर बनी होती है। बैक्टीरिया में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो डबल लेयर्ड होती है। उसके बाद में जो विजिबल स्ट्रक्चर होते हैं बैक्टीरिया में वो होते हैं न्यूक्लियर मटेरियल, जिसको कि न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डबल लेयर होती है। राइबोसोम्स पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरे होते हैं, जबकि एनिमल या प्लांट सेल्स में राइबोसोम्स जो है वो दीवारों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अक्सर चिपके होते हैं। इंक्लूजन बॉडीज होती है जो भी उसके अंदर, और कैप्सूल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसमें से जो छोटे छोटे अपेंडेजेस निकलते हैं उनको फेमरी कहते हैं, और अगर कोई एक बड़ा सा डंडीनुमा जो है छड़नुमा अपेंडेज निकलता है तो वो होता है फ्लैजिला। अब जो ग्राम पॉजिटिव सेल है उसमें छोटा सा पॉइंट याद रखना, पेप्टिडोग्लाइकेन, ये वर्ड याद रखना। ठीक है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसकी दीवार जो है वो बहुत मोटी होती है। थोड़ा सा अंतर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में देख लेते हैं कि बैक्टीरिया जो है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, उसमें मुख्य अंतर उसकी सेल वॉल से होता है। तो सेल वॉल बैक्टीरिया पॉजिटिव वाले की ज्यादा होती है, ग्राम नेगेटिव वाले की छोटी होती है। ठीक है, फिर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में लाइसिन प्रेजेंट होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मेसोडेनियमिक एसिड होता है। ठीक है, फिर पेप्टिडोग्लाइकन ब्रिज होता है पॉजिटिव बैक्टीरिया में, नेगेटिव बैक्टीरिया में नहीं होता है। इसमें इतना काफी है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो एंडोटॉक्सिन देता है। अगली चीज इसके अंदर आती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर सेल मेम्ब्रेन वगैरह तो सब सेम है, इसमें कुछ नहीं आएगा आपको। ठीक है, सेल वॉल अपेंडेजेस का नाम पता होना चाहिए। तो सेल वॉल अपेंडेजेस से मतलब क्या है, अपेंडेज का मतलब होता है जैसे कि उंगली के ऊपर नाखून जो है, तो नाखून, हेयर, ये अपने क्या है, अपेंडेजेस है। तो किसी एक ऑर्गन में से कोई एक एक्स्ट्रा ऑर्गन निकलता है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं अपेंडेजेस। तो बैक्टीरिया जो होता है उसके ऊपर जो है या तो कैप्सूल होता है या स्लाइम लेयर होती है। ठीक है, ये कैप्सूल क्या करता है, उसको हार्मफुल बाहर का जो एनवायरमेंट होता है उससे बचाने की कोशिश करता है। जैसे सोचो कोई बैक्टीरिया अगर स्टमक में पहुंच जाए, पहुंचता ही है, एच पाइलोरी का बैक्टीरिया। ओके, तो वहां तो कितना एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, तो उससे बचाने का काम कौन करेगा, उससे बचाने का काम करता है ये कैप्सूल। ठीक है, तो कैप्सूल जो होता है वो एक नॉर्मल ग्रो करने वाला जो है जिंदा बैक्टीरिया को बचाने का काम करता है। तुमने एक और चीज पढ़ी होगी, नाम सुना होगा कि स्पोर बन जाता है। तो स्पोर जो है वो बैक्टीरिया जब सुषुप्त अवस्था में है, डोरमेंट स्टेट में, स्पोर को भी आगे अपन देखेंगे। तो कैप्सूल और स्लाइम लेयर नॉर्मली जो बैक्टीरिया काम कर रहा है उस समय उसकी कवरिंग है। ठीक है, कैप्सूल जो है वो हार्ड होता है, वेल ऑर्गेनाइज सेल वॉल होती है, जबकि स्लाइम लेयर जो होती है वो लूज मटेरियल होता है, केमिकल जैसा होता है। ठीक है, तो अलग अलग बैक्टीरिया अलग अलग तरह की चीजें जो है बनाते हैं। तो जो कैप्सूल वाले बैक्टीरिया है उनके एग्जाम्पल बस हमको देखना है कि न्यूमोकोकाई हुआ, इन्फ्लुएंजा का बैक्टीरिया हुआ, मेनिंजेस का बैक्टीरिया हुआ, स्ट्रेप्टोकोकाई हुआ, है ना। ठीक है, तो ये जो सूडोमोनास का बैक्टीरिया हुआ, ये जो बैक्टीरिया है ये कैप्सुलेटेड है। ठीक है, तो जो कैप्सुलेटेड लेयर है मतलब एक हार्ड लेयर होती है जो कि इसको प्रिवेंट करती है। ठीक है, फिर अगली चीज इसके अंदर आती है कि जो बैक्टीरिया होते हैं
उसमें फ्लैजिलाज हो सकते हैं, ठीक है। फ्लैजिला के आधार पर कई तरह के बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक फ्लैजिला है, जैसे उदाहरण के लिए तो मोनोट्रकस, ठीक है। एक साइड में बहुत सारे फ्लैजिला है तो लोपिट्रोकस, ठीक है। तो ये जो ट्रोकस वर्ड है वो रिलेटेड है किससे, इसको मल्टीफ्लैजिलेट भी बोलते हैं, है ना, सिंगल फ्लैजिलेट, मल्टीफ्लैजिलेट, ऐसे भी नाम आ सकते हैं। हमको तो ये याद रखना है एग्जाम्पल फ्लैजिला वाले, क्योंकि उससे बैक्टीरिया मोटाइल और नॉन मोटाइल के बीच में अंतर हमको थोड़ा सा समझ में आ सकता है। तो मल्टी जो है पल, एक ही पोल पर मल्टीपल फ्लैजिला वाला बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है स्पाइरुलिन, ठीक है। फिर विब्रियो कोलेरी जो है वो कैसा बैक्टीरिया है, विब्रियो कोलेरी और सूडोमोनास। विब्रियो कोलेरी जो कि कोलेरा की बीमारी प्रोड्यूस करता है वो है मोनोट्राइकस, ठीक है, मतलब कि एक फ्लैजिला होता है उसके एक पोल पे, ठीक है। फिर साल्मोनेला टाइफी जो टाइफाइड का बैक्टीरिया होता है, और ई कोलाई जो कि हमारे गट में जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, वो कैसा बैक्टीरिया होता है, पेरीट्राइकस, मतलब उसके चारों तरफ जो है बहुत सारे फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। तो इतने जो है बैक्टीरिया जो है, अलग अलग बैक्टीरिया के ऐसे बहुत सारे क्लासिफिकेशन अपने को आगे इसके अंदर मिलेंगे। फ्लैजिला के स्ट्रक्चर वगैरह पर ज्यादा कुछ आता नहीं है, पर प्रैक्टिकल में ये शायद आपको डायग्राम बैक्टीरिया का जब आप बनाओगे तो फ्लैजिला का भी लगता है, ठीक है। फिर मोटिलिटी के आधार पर थोड़ा सा जो है ध्यान रखना है कि ये जितने भी फ्लैजिला वाले और सीलिया वाले बैक्टीरिया होते हैं इनमें सब में मोटिलिटी होती है। वो आगे अपन देख लेंगे, कुछ डिसीजेस जो बैक्टीरियोलॉजी से रिलेटेड पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा कि ये बैक्टीरिया जो है मोटाइल है, ये नॉन मोटाइल है। अगली चीज इसके अंदर आती है हमारे काम की स्पोर, ठीक है। अभी स्पोर में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है जब उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है तो वो स्पोर फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है, वो एक मजबूत कवर बना लेता है। आवाज आ रही है मेरी सभी को? ये गेस्ट आईडी से कोई जुड़ा हुआ है, गेस्ट आईडी से हट जाओ, ठीक है, गेस्ट आईडी से नहीं रहना है आप लोगों को, ठीक है, नाम लेकर के आना है, ठीक है। आशीष आवाज आ रही है मेरी? आशीष अदनान आवाज आ रही है मेरी? बताओ फिर आगे कंटिन्यू करें, बहुत सारा है क्योंकि करने का अपने पास में। और ये गेस्ट आईडी का क्या करना है ये देख लो तुम। सर आ रही है आवाज? है ना, ये गेस्ट आईडी बार बार कनेक्ट हो रहा है, अब मैं उसको कब तक डिस्कनेक्ट करते रहूं। तो सेल जो है बैक्टीरिया की अनफेवरेबल कंडीशन में जो है वो स्पोर फॉर्मेशन कर लेती है। तो कुछ नहीं है, एमीबा अगर थोड़ा बहुत ध्यान हो तो एमीबा में भी यही हो रहा था, एमीबा में सिस्ट बन रहा था, इधर भी पढ़ा होगा तुमने पैथोलॉजी में, ठीक है। तो जैसे एमीबा बीच में सिस्ट ना, बना लेता है। हाँ, बीच बीच में आपका फेस दिखा दिया करो। अरे मेरा तो कैमरा खराब है इसका हाँ वो सर बोल रहे थे फिर कि उसके आदिल सर लिए का फेस दिखता है। नहीं नहीं, मेरा तो कैमरा खराब है इसमें। ये देखो ना, ये मैं ऑन कर देता हूँ, कभी कुछ दिखता हो तो देख लो, है ना। हाँ ये आ नहीं, नहीं वो रहा सर है, ने बोला। बोल रहे हाँ। उसके लिए फिर ऐसा सॉल्यूशन है कि वो फिर मैं एक और डिवाइस से अलग से कनेक्ट करूं, किसी मोबाइल ठीक है, वगैरह से, है ना। फिर अभी वो ऐसा रिकॉर्डिंग कल अपन रिकॉर्डिंग है तो फिर तुमको रिकॉर्डिंग एडिट करनी पड़ेगी ना, ये सारी बातचीत बीच में जो है। है, तो इसलिए बीच बीच में दिखा दिया करो। ठीक है। ठीक, वापस कहाँ थे अपन, मैं भूल गया। हाँ, तो ये अपने को शॉर्ट में याद रखना है स्पोर फॉर्मेशन, क्योंकि स्पोर फॉर्मेशन का पैथोलॉजी में इतना ही इंपॉर्टेंस है कि जो पैथोलॉजी में इंपॉर्टेंस है दो जगह पर, एक जो है उसकी साइट ऑफ जर्मिनेशन पे पहुंचने के लिए जो है स्पोर फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, और दूसरा जो है वो उसके ट्रांसमिशन में, ठीक है। तो बैक्टीरिया के ट्रांसमिशन में और साइट ऑफ जर्मिनेशन पर पहुंचने के लिए जो स्पोर फॉर्मेशन है वो मदद करता है, और फिर बैक्टीरिया को हार्मफुल मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करने में भी ये स्पोर फॉर्मेशन मदद करता है। इसलिए बैक्टीरिया के बीमारी की फैलने के लिए स्पोर फॉर्मेशन बहुत क्रूशियल है। और इसी से संबंधित है वो जो हम कहते हैं ना कि दूध को इतना गर्म करो, ठीक है, सरफेस को अल्कोहल से स्टेराइल करो, ये सारा करने का पर्पस है बैक्टीरिया के स्पोर को मारना। तो ये हमको शॉर्ट में पता होना चाहिए कि जब कभी भी अनफेवरेबल कंडीशन मिलती है तो बैक्टीरिया के अंदर जो है एक प्रॉपर प्रोसेस के जरिए स्पोर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसकी पूरी डिटेल नहीं पढ़ना है हमको, लेकिन जिन जिन बैक्टीरिया में स्पोर की बात होती है या स्पोर के जरिए जो बैक्टीरिया फैलते हैं वो हमको
थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, ये प्रोसेस में हमको नहीं जाना है कि एक्सियल फिलामेंट होता है, सेप्टल होता है। ठीक है, इसमें हमको बस ये वर्ड जरूर से याद रखना है कि बैक्टीरिया जो है, ठीक है, उसकी सेल वॉल तो वैसी की वैसी रहती है। ठीक है, लेकिन अंदर जो है बैक्टीरिया का, जो अंदर साइटोप्लाज्म में पूरा मटेरियल है, ठीक है, उसके अंदर पूरी प्रोसेस होती है फॉर्मेशन की। स्पोर का स्ट्रक्चर जरूर से आप देख लो कि स्पोर में टिपिकली एक सबसे बाहर का कोट होता है, उसके बाद में आउटर मेम्ब्रेन होती है जिसको कहते हैं एक्सोस्पोरियम। बहुत ही सिंपल, एक्सो मतलब बाहर, स्पोरियम मतलब कि स्पोर। फिर आता है इनर कॉर्टेक्स, है ना, फिर जो है जर्म्स की सेल वॉल जो प्रॉपर सेल वॉल है, उसके बाद में इनर मेम्ब्रेन और डीएनए। इतना मटेरियल होता है कोर के अंदर। कोर के अंदर जो है ज्यादातर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं बैक्टीरिया के वो सब गायब हो जाते हैं। अगली चीज जो होती है कि स्पोर का फॉर्मेशन तो चलो हो गया अनफेवरेबल कंडीशन में। अब क्या होगा, तो जब बैक्टीरिया को कोई फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो होता है एक्टिवेशन और जर्मिनेशन। क्या होता है, एक्टिवेशन और जर्मिनेशन, उसके बाद में होगी ग्रोथ। तो एक्टिवेशन में ये होता है कि बैक्टीरिया नॉर्मल से स्पोर बना है, तो जर्मिनेशन में ये होगा कि उस स्पोर से वापस से नॉर्मल स्ट्रक्चर वाला जो हमारा बैक्टीरिया है वो बनेगा। जब बैक्टीरिया का स्पोर बनता है तो उसके फ्लैजेला, सिलिया, ये वो ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर जो है वो गायब हो जाते हैं। ठीक है, सिर्फ एक बॉल की तरह होता है। तो एक्टिवेशन जो है उसमें हमको बताना है कि रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, और जो एक्टिवेशन होता है, प्रिपेयर द स्पोर्स फॉर जर्मिनेशन यूजुअली रिजल्ट्स फ्रॉम द ट्रीटमेंट लाइक हीटिंग वगैरह। इसमें इसका एक्चुअली मतलब ये ऐसा नहीं है कि हीटिंग वगैरह, इसका एक्चुअली मतलब ये है कि जो टेम्परेचर, पीएच वगैरह होता है ना, इसके जरिए जो है स्पोर का क्या होता है, एक्टिवेशन होता है। तो कुछ एक केमिकल रिएक्शन चालू होती है एक्टिवेशन की, और उसके बाद में फिर जब बैक्टीरिया अपनी डोरमेंट स्टेट से, मतलब सोई हुई कंडीशन से, है ना, उसको दीवार को तोड़ करके बाहर निकल करके जो है नॉर्मल बैक्टीरिया बनाने की जो जर्नी पे चालू होता है। ठीक है, ये वैसे ही है जैसे कि अंडे में से बच्चा निकलता है ना, तो उस टाइप की प्रोसेस समझ लो। तो पहले स्पोर जो है उसमें स्वेलिंग होगी, फिर स्पोर की दीवार टूटेगी, है ना, फिर स्पोर का जो कोट है उसका धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन होकर वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ऑब्वियसली जब बैक्टीरिया की ये दीवार और कोट हटेंगे तो रेजिस्टेंस जो होता है हीट और दूसरे स्ट्रेस के लिए वो फिर धीरे से खो देगा। फिर उसमें मेटाबॉलिक चेंजेस दिखाई देंगे, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होने लगेगी। ठीक है, ये सब जब हो जाएगा तो फिर पहली बार जो है स्पोर का प्रोटोप्लाज्म दिखाई देगा। ठीक है, स्पोर में से, और फिर वहां से निकल करके बैक्टीरिया जो है वो नॉर्मल साइज और शेप में अपना स्ट्रक्चर बना लेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं आउटग्रोथ। तो 3 स्टेप में होता है, एक्टिवेशन जो कि टेम्परेचर और पीएच वगैरह से और जो भी बाहर का केमिकल एनवायरनमेंट है उससे स्पोर का एक्टिवेट होना, जर्मिनेशन मतलब वो प्रोसेस जिससे कि स्पोर जो है वो बैक्टीरिया बनने के लिए अपना जो स्पोर वाला कैरेक्टरिस्टिक है, स्ट्रक्चर है, उसको खोने लगता है, और आउटग्रोथ जिसमें बैक्टीरिया जो है नॉर्मल बैक्टीरिया का शेप ले लेता है जो स्पोर है वो। तो ये चीज थी क्या आपकी जर्मिनेशन की। ठीक है, तो स्पोर, हाँ, अब अगली चीज है तो स्पोर फॉर्मेशन, ये अपन ने छोड़ दिया। स्पोर कैसे बनता है, तो जब बैक्टीरिया से स्पोर बनता है तो उसके लिए वर्ड यूज होता है स्पोरुलेशन या स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, जो स्पोरोजेनेसिस होता है वो जो प्रोसेस है वो स्पोर फ्रॉम वेजिटेटिव स्टेट ऑफ बैक्टीरिया। जिनको नहीं पता है वेजिटेटिव स्टेट मतलब, तो वेजिटेटिव स्टेट से हमारा मतलब ये जो नॉर्मल बैक्टीरिया हमारा होता है ना, ठीक है, तो उससे जो है बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, वेजिटेशन मतलब यहाँ से वेजिटेशन, यहाँ वेजिटेशन से मतलब मीनिंग है हमारा जिंदा से। ठीक है, फिर बैक्टीरिया डू नॉट डिवाइड ड्यूरिंग स्पोरुलेशन, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। साधारण तौर पर जो बैक्टीरिया की वो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी नाम सुना होगा कि जो अलग अलग मेथड होती है, बाइनरी फिजन, ठीक है, बर्डिंग वगैरह, ये नहीं दिखाई देती है। ठीक है, बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो कि ऐसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और इधर स्पोर फॉर्मेशन भी करते हैं, मतलब दोनों चीज होती है। ठीक है, फिर प्रोसेस जो है वो बहुत लंबी हो सकती है और मल्टीपल स्टेप की होती है, स्टेप वगैरह हमको नहीं आती है। ठीक है, हमको इसका पता होना जरूर से है आगे जब बैक्टीरिया आएंगे कि ये बैक्टीरिया स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। बस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैथोलॉजी में जब स्पोर फॉर्मेशन वाले बैक्टीरिया होंगे तो उनका फीको ओरल रूट से स्प्रेड जो है, फीको ओरल रूट से जो स्प्रेड है उन बैक्टीरिया का, है ना, होता है। इसलिए ये बैक्टीरिया जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब पैथोलॉजी के प्रैक्टिकल में जो आप पढ़ेंगे
तो वहां से रिलेटेड संबंधित एक चीज है कि जो स्पोर होता है, ठीक है, वो एग्जाम्पल भी देख लो कि स्पोर वाले बैक्टीरिया कौन से हैं, तो देखो क्लॉस्ट्रीडियम, ठीक है, वो जो टेटेनस वाला बैक्टीरिया होता है वो, है ना। फिर देखो बेसिलस, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे बैक्टीरिया है वो तो क्लॉस्ट्रीडियम ही है एक, तो है ना, तो क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया जो है वो स्पोर बनाने वाले बैक्टीरिया का एक एग्जाम्पल है। अब स्पोरोसीडल एजेंट जो है हमारे को पैथोलॉजी में इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे एजेंट जैसे अल्कोहल सबसे अच्छा एक एग्जांपल है जो कि स्पोर को मारने के काम में आते हैं, उनको कहते हैं स्पोरोसीडल एजेंट, ठीक है। तो ये तो केमिकल की बात करी स्पोर से। फिर स्पोरोसीडल मेथड होती है, दरअसल वो जो मेथड होती है वो स्टेरिलाइजेशन मेथड भी कहलाती है, है ना। तो स्टेरिलाइजेशन मेथड वो मेथड्स में से जो डेफिनेशन है उसमें स्पोर की बात करें तो स्टेरिलाइजेशन मेथड का एक पर्पस ये भी होता है कि बैक्टीरिया का स्पोर को भी मारना। स्टेरिलाइजेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि बैक्टीरिया को मारना, बल्कि उसके स्पोर को भी मारना, ताकि कल को वो स्पोर से फेवरेबल कंडीशन मिलने पर बैक्टीरिया बाहर नहीं आ जाए, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बहुत सारा जो स्पोर का स्ट्रक्चर है वो बैक्टीरिया से सिमिलर होता है, इसीलिए जो स्टेनिंग टेक्निक बैक्टीरिया के लिए इस्तेमाल की जा सकती है ना, उसमें से कुछ स्टेनिंग टेक्निक कुछ हद तक जो है वो स्पोर के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, ठीक है। जैसे कि मॉडिफाइड जील नेल्सन टेक्निक, ठीक है, तो मॉडिफाइड जील नेल्सन टेक्निक जो है उसमें वीकली स्टेन हो जाते हैं बैक्टीरिया ठीक है। तो स्पोर जो है वो समझना बहुत जरूरी है कि जो स्पोर की अंडरस्टैंडिंग है वो हमको स्टेरिलाइजेशन के लिए जरूरी है, ठीक है। तो प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन के दौरान वो जो हॉट एयर ओवन वगैरह होते हैं, या ऑटोक्लेव की जो प्रोसेस होती है, या जो केमिकल स्टेरिलाइजेशन होता है, उसमें हमारा पर्पस जो है इन स्पोर्स को मारना भी होता है, ताकि बैक्टीरिया दोबारा से ग्रो ना कर सकें, ठीक है। ये सारी जनरल चीजें थी। अब कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपका बैक्टीरिया के ग्रोथ के ऊपर से आते हैं, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं वो अपन देख लेंगे फटाफट। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज जरूर से याद रखना कि बैक्टीरिया अपना विटामिन खुद बना लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो बहुत सारे बैक्टीरिया जो है ना, विटामिन बनाते हैं, ठीक है, और हम जो है हमारा विटामिन नहीं बनाते हैं, ठीक है, तो हमको विटामिन बाहर से लगता है। तो बैक्टीरिया के मेटाबॉलिज्म में जो है वाटर कंस्टिट्यूएंट ये सब नहीं आएगा, बैक्टीरियल विटामिन, बैक्टीरियल सेल डिवीजन, जनरेशन टाइम, न्यूक्लियर डिवीजन, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, ई कोलाई, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, हाँ ये जरूर से एक देख लेना शॉर्ट में, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, ठीक है। तो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व जो होता है बैक्टीरिया की पॉपुलेशन की ग्रोथ का एक कर्व है, ठीक है। तो बैक्टीरिया को एक सूटेबल कल्चर मीडियम में डाला और उसमें बैक्टीरिया की कॉलोनी जिस रेट से ग्रो करती है ना, समय एक तरफ लेते हैं टाइम और एक तरफ लेते हैं बैक्टीरिया उसकी जो ग्रोथ हो रही है वो, और इसमें जब कर्व बनाते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, ठीक है। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व जो है वो अलग अलग शेप के हो सकते हैं, ठीक है, और ये बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो कई सारी चीजों से अफेक्ट होती है। हाँ, बैक्टीरिया की ग्रोथ किन चीजों से अफेक्ट होती है इस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो बैक्टीरिया की ग्रोथ जिन चीजों से अफेक्ट होती है वो ये वाला है, ठीक है। तो बैक्टीरिया फैक्टर अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, ये हमारे काम का है क्योंकि हमारे डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन वाले जो क्वेश्चंस है उनसे रिलेटेड है। फैक्टर अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया में सबसे पहली चीज आती है ऑर्गेनिक ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन के इस्तेमाल के आधार पर हम बैक्टीरिया को डिवाइड कर सकते हैं ऑब्लिगेट एरोब, फैकल्टेटिव एरोब, फैकल्टेटिव एनारोब में। अब इसका क्या मतलब होता है? ऑब्लिगेट एरोब मतलब ऑब्लिगेशन है, मतलब कि ऑर्डर, ऐसा कह लो अभी के लिए कि ऑब्लिगेशन है मतलब ऑर्डर है। ऑब्लिगेशन उनका ये है कि हमको ऑक्सीजन मिलेगा तो ही हम ग्रो करेंगे, नहीं तो हम ग्रो ही नहीं कर सकते। जैसे अगर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन टेंशन नहीं मिलेगा तो स्यूडोमोनास, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, बैसिलस, ब्रुसेलस, नोकार्डिया, इनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्राइटेरिया। एक तो जो ऊपर आपने स्टेनिंग पढ़ा कि ये बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होता है, ये बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव होता है, ये काम का है, ये अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। और दूसरा, बैक्टीरिया एरोबिक है या नॉन एरोबिक है, उसमें भी फैकल्टेटिव है या ऑब्लिगेटरी है, ठीक है। तो ऑब्लिगेट एरोब से मतलब कि उसको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए अगर उसको ठीक से ग्रो करना है तो। दूसरा होता है फैकल्टेटिव एनारोब, ठीक है। फैकल्टेटिव एनारोब में क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, ये
ऑक्सीजन टेंशन के साथ भी ग्रो कर लेता है ना, और बिना ऑक्सीजन के साथ भी ग्रो कर लेता है। ठीक है, प्राइमरली जो है ना, कैसे है ये बैक्टीरिया, एरोब है, मतलब इनको ऑक्सीजन चाहिए ग्रो करने के लिए, लेकिन कभी ऑक्सीजन कम भी मिले या नहीं भी मिले तो भी ये बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं। इन्हें कहते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स। ठीक है, फैकल्टेटिव एरोब मतलब ये बैक्टीरिया जो है प्राइमरली कैसे हैं, एनारोब्स हैं। ठीक है, और मतलब ऑक्सीजन के बिना ग्रो करते हैं, लेकिन जब इनको ऑक्सीजन मिलती है तब भी वो ग्रो कर लेते हैं। इनका एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस। इसमें एग्जांपल जरूर से देख लेना कि ऑब्लिगेट एरोब जिनको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए ग्रो करने के लिए, वो है स्यूडोमोनास, है ना, ट्यूबरकुलोसिस, ये बहुत काम का है हमारा, और ब्रूसेला वगैरह। जो बैक्टीरिया एरोब हैं, यानी ऑक्सीजन चाहिए रहती है लेकिन बिना ऑक्सीजन के भी ग्रो कर सकते हैं, वो है ई कोलाई, स्टेफाइलोकोकस ओरियस। ठीक है, अगला जो बैक्टीरिया जो बिना ऑक्सीजन के ग्रो कर रहे हैं लेकिन ऑक्सीजन मिल जाए तो भी ग्रो कर लेते हैं, वो है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया हो सकते हैं अलग अलग ऑक्सीजन में ग्रो करने वाले। फिर कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अलग अलग प्रतिशत ऑक्सीजन पे भी ग्रो करते हैं। ठीक है, बस एक ही स्लाइड इसमें डेविएशन है कि जो माइक्रो एरिफिलिक बैक्टीरिया मतलब कम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं सिर्फ, तो कैंपाइलोब्लैक्टर और हेलिकोबैक्टर। ऑब्लिगेट क्या हो गया, ऑब्लिगेट एनारोब। ऑब्लिगेट एनारोब मतलब इनको ऑक्सीजन मिलेगी तो वो मर जाएंगे, समझ रहे बात को। जैसे क्लॉस्ट्रीडियम टिटनी, क्लॉस्ट्रीडियम का जो बैक्टीरिया है इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ये बिना ऑक्सीजन के एनवायरनमेंट में ग्रो करना पसंद करते हैं, तो इनको आप लंग्स पे और स्किन पे ग्रो करते हुए नहीं सोचोगे। इनको जो है कहीं टिश्यू के अंदर, है ना, जहां पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है डायरेक्टली, इनको ऐसी जगह पर ग्रो करते हैं। ठीक है, फिर एक और वर्ड है एरो टॉलरेंट एनारोब, मतलब ऐसा बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन से मरता तो नहीं है, ठीक है ना, टॉलरेट ऑक्सीजन फॉर सम टाइम, लेकिन ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं करता है। ये थोड़ा सा पॉइंट बारीक सा ये है कि जब हम कहते हैं कि एरो बैक्टीरिया, इसका मतलब वो ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है। अब एरो टॉलरेंट एनारोब मतलब ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं करता है लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो कर सकता है। और एनारोब मतलब ऐसा बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन से तकलीफ है, न केवल वो ऑक्सीजन को इस्तेमाल नहीं करते हैं बल्कि ऑक्सीजन से वो मर भी जाते हैं। तो मामला सिर्फ ये नहीं है कि ऑक्सीजन यूज करता है कि नहीं यूज करता है, मामला ये भी है कि कहीं ऑक्सीजन से वो मर तो नहीं जाते हैं। तो क्लॉस्ट्रीडियम इसका एक बहुत ही लिमिटेड एग्जांपल्स है हमारे पास में एनारोब्स के, कि क्लॉस्ट्रीडियम जो है ऐसा बैक्टीरिया है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस से मर जाता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो बैक्टीरिया ग्रो अच्छे से करता है उसमें एक आता है कैप्नोफिलिक। कैप्नो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, फिलिक मतलब पसंद करने वाला बैक्टीरिया, तो कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड को पसंद करता है जो बैक्टीरिया। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकाई न्यूमोनी जो है इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर हम बात कर रहे थे फैक्टर अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया की, तो पहली चीज जो है हवा, ऑक्सीजन, वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रेजेंस अफेक्ट करती है। ठीक है, अगली चीज जो है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद में अगली चीज जो है बैक्टीरिया को अफेक्ट करती है ग्रोथ को, वो है टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर के आधार पर थर्मोफिलिस, जिनको ऊंचा टेम्परेचर पसंद है, बेसिलस स्टेरोथर्मोफिलिस, है ना, बहुत कम बैक्टीरिया इस कैटेगरी में होते हैं जो कि 50 डिग्री से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जो है ग्रो करते रहते हैं। ठीक है, ज्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर अच्छे से ग्रो करते हैं। इसके लिए एक शब्द यूज होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये तुमने जब एंजाइम पढ़ा होगा तो वहां भी ये वर्ड पढ़ा होगा ऑप्टिमम टेम्परेचर। और दरअसल बैक्टीरिया का टेम्परेचर से संबंध ही यही है कि बैक्टीरिया के अंदर जो एंजाइम है वो उस टेम्परेचर पे अच्छे से काम करते हैं और उनका स्ट्रक्चर खराब नहीं होता है। ठीक है, टेम्परेचर का संबंध दो चीजों से है, एक तो एंजाइम कैसे काम कर रहा है उससे, और कहीं वो टेम्परेचर जो है बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, उसके प्रोटीन है, उनके फंक्शन को तो नहीं खराब कर रहा है। ठीक है, तो थर्मोफाइल्स जो कि ज्यादा टेम्परेचर पे ग्रो कर सकते हैं, है ना, साइक्रोफाइल्स जो कि कम टेम्परेचर पे अच्छे से ग्रो करते हैं, सैप्रोफाइट्स वगैरह। अगला आता है मीजोफाइल्स जो कि मीडियम टेम्परेचर, जो हमारी बॉडी में टेम्परेचर 20 डिग्री से नीचे नहीं रहता है ना, ज्यादा रहता है 25 से 40, एक्चुअली 37 डिग्री के आसपास। तो ज्यादातर जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इस समय नॉर्मली ग्रो करने हैं वो किस कैटेगरी के होना चाहिए, ठीक है, वो मेसोफाइल्स होना चाहिए। और दरअसल उसी कैटेगरी में सारे बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया है। स्वाभाविक तौर पर मान लो कोई बैक्टीरिया 20 डिग्री पे अच्छे से रहता है या 50 डिग्री पे, तो वो तो दोनों ही टेम्परेचर हमारी बॉडी में मिलना नहीं है, तो इसलिए वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में ग्रो ही नहीं करेगा। कोई बैक्टीरिया अगर ग्रो नहीं करेगा तो हमको बीमार नहीं करेगा। सिर्फ बैक्टीरिया का होना ही बीमारी नहीं होता है,
बैक्टीरिया बीमारी अलग अलग तरीके से बनाता है, या तो उसकी ग्रोथ से बीमारी होती है, या फिर उसके कारण जो हमारी बॉडी में इम्यून रिएक्शन होती है जैसे टीबी के अंदर होता है, या फिर बैक्टीरिया कोई टॉक्सिन रिलीज करता है तो एक्सोटॉक्सिन्स, या फिर जब बैक्टीरिया को तोड़ते हैं तो उसके अंदर से कोई टॉक्सिन निकलता है तो एंडोटॉक्सिन्स। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के जो है कारण होते हैं बैक्टीरिया से बीमारी प्रोड्यूस होने के, वो तुम अलग अलग डिसीजेस जब पढ़ते हो तो उसमें वो आता है। जैसे ट्यूबरकुलोसिस में ऑलरेडी आ चुका है कि उसके अगेंस्ट जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, और उससे जो ग्रेनुलोमेटस लेजन्स बनते हैं वो जो है बीमारी का कारण है। लेकिन अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं तो जैसे क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, तो उसमें टिटेनी एक टॉक्सिन है ना, तो वो जो है उसके पेशेंट को मारने के लिए जिम्मेदार है, ऐसा। अब आता है पीएच। तो ज्यादातर जो बैक्टीरिया है, ठीक है, वो बैक्टीरिया हमारी जो बॉडी का पीएच चलता है जो कि स्लाइटली एल्कलाइन होता है, पीएच जो है वो इधर 1-2 के आसपास चले जाओगे तो वो हाईली एसिडिक है, और उधर 12-13-14 के आसपास चले गए तो वो क्या है, हाईली एल्कलाइन है। ज्यादातर जो बैक्टीरिया हमारे को बीमारी प्रोड्यूस करते हैं वो 7.25 जो है कह सकते हो 7.2 to 7.6 के पीएच पर ग्रो करते हैं, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया हमारी बॉडी में होते हैं, जैसे फीमेल्स के अंदर होता है लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया, वो हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट में ग्रो करता है। लैक्टोबैसिलाई इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लेना, ठीक है। अपन जहां पढ़ेंगे वो तो पढ़ेंगे, पर आप भी पहले से एक बार जरूर देखना। लैक्टोबैसिलाई जो है उसको हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट पसंद आता है, 4 pH, उसमें ग्रो करता है। इसी तरह से विब्रियो कॉलेरी को हाईली एल्कलाइन जो है, हाईली एल्कलाइन तो नहीं कह सकते पर एल्कलाइन एनवायरनमेंट अच्छा लगता है, ग्रो करता है उसके अंदर, ठीक है। तो वो 8.2 और 8.9 pH पर ग्रो करता है। लाइट जो है वो बैक्टीरिया में जो है, ज्यादातर बैक्टीरिया जो है वो बिना लाइट के अच्छे से ग्रो करते हैं, ठीक है। और जो लाइट होता है उसमें अलग अलग प्रकार की रेडिएशन होती है, हमको पता है, ठीक है। जो सामान्य सनलाइट है उसमें सभी प्रकार की रेडिएशन होती है। विबग्योर आप जो पढ़ते हो ना, तो उस विबग्योर के आर के आगे होता है इंफ्रारेड, है ना, और वी के इधर होती है अल्ट्रावायलेट, ठीक है, वेवलेंथ। तो उसकी फिजिक्स में हमको नहीं जाना है, हमको ये बस समझना है कि प्रकाश लाइट जो होता है वो अलग अलग जो है वेवलेंथ वाला और फ्रीक्वेंसी वाला होता है। तो उसमें से 2 चीज होती है, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट। तो जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है वो बहुत सारे बैक्टीरिया को मार देती है, ठीक है। तो इस वजह से ज्यादातर बैक्टीरिया को अल्ट्रावायलेट रेज या सनलाइट पसंद नहीं आता है, ठीक है। और अपन देखेंगे स्टेरिलाइजेशन टेक्निक वगैरह में, प्रैक्टिकल में आएगा वैसे वो चीज, कि अल्ट्रावायलेट जो है रेज का इस्तेमाल भी किया जाता है बैक्टीरिया को मारने के लिए, उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए। फिर आता है ऑस्मोटिक इफेक्ट। ऑस्मोटिक इफेक्ट में क्या है, बहुत सिंपल सा है कि एक सेल, जैसे आप किशमिश लेते हो उसको पानी में डालते हो अगर, तो किशमिश अंदर पानी लेके फूल जाती है ना। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो किशमिश की जो सेल है, जो किशमिश बना हुआ है उसमें जो है वो मजबूत सेल वॉल नहीं है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि जो ऑस्मोसिस होता है उसके जरिए पानी अंदर खिंचता चला जाता है और किशमिश जो है वो फूल जाती है। इसका उल्टा एक एग्जांपल ले लो, जैसे आपके हाथ नमक के पानी में जाते हैं तो उसमें से जो वाटर है वो ऑस्मोसिस के जरिए जो है वो बाहर जाने लगता है, क्योंकि बाहर ज्यादा सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन वाला पानी है अंदर के मुकाबले। तो ऑस्मोसिस में 2 सॉल्यूशन होते हैं जो कि एक मेम्ब्रेन के जरिए सेपरेट होते हैं, और हमेशा पानी जो है वो फीके पानी से, डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड पानी की तरफ जाता है। अब मान लो कि बैक्टीरिया को बहुत ही नमकीन पानी में रख दे तो क्या होना चाहिए, तो नॉर्मली कोई भी सेल के साथ ये होता कि उस सेल का सारा पानी, वो नमकीन पानी जो है वो अपनी तरफ खींच लेता है ना। जो साल्ट वाटर में अगर किसी सेल को रखोगे तो वो सिकुड़ जाएगी, ठीक है। तो ये इसको रोका कैसे जाए, तो इसको रोका जा सकता है बैक्टीरिया में कुछ हद तक सेल वॉल के जरिए। किसके जरिए, जो सेल वॉल है वो काफी जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है, और बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है उनको ऑस्मोटिक प्रेशर से काफी बचाती है, ठीक है। ज्यादातर बैक्टीरिया जो है ना, वो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज्यादा भी है तो भी नहीं मरते हैं। इनके अंदर एक फिनोमिना होता है, वो है प्लाज्मोलाइसिस, जो शायद प्लांट में पढ़ा होगा। तो क्या होता है कि ज्यादातर बैक्टीरिया तो वैसे ही मजबूत सेल वॉल रहती है, और ऊपर से प्लाज्मोलाइसिस की प्रोसेस से भी वो अपने प्रोटोप्लाज्म को सेव करके रख लेते हैं, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ज्यादातर बैक्टीरिया पे ऑस्मोसिस का बहुत आसानी से इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो नमकीन पानी में बैक्टीरिया जो है, आप सोचो कि मर जाएगा नमक के पानी से, तो वो ऐसा हो नहीं रहा है, ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है कि मोर रेडिली इन ग्राम नेगेटिव देन इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, मतलब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, है ना, जो है
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से बचने की ज्यादा क्षमता होती है बजाय कि इसके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के। मैकेनिकल सोनिक स्ट्रेस वगैरह नहीं आता है। मॉइस्चर डेहिसेंस में ये काम की चीज़ है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो कितना पानी खो के भी बच सकते हैं, ठीक है ना। तो मॉइस्चर इज एसेंशियल रिक्वायरमेंट। और बैक्टीरिया को पानी कितना पसंद है, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरिया को पानी बहुत ही ज़्यादा पसंद है और उनको पानी चाहिए ही चाहिए रहता है, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया जो है वो कम से कम पानी में भी या बिना पानी के भी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये काम की चीज़ है कि जो ड्राई सरफेस है, इससे क्या समझ में आ गया कि ड्राई सरफेस पे कौन कौन से बैक्टीरिया हमको मिल सकते हैं। तो ड्राई सरफेस पे जो बैक्टीरिया मिल सकते हैं, ट्रिपेनोमा आ गया, गोनोरिया का बैक्टीरिया, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का बैक्टीरिया। अब इसलिए जो है अगर आप देखोगे कि जो ट्यूबरकुलोसिस वगैरह है उसके स्प्रेड में ये बहुत सारे फैक्टर है। अगर तुम पीछे जितनी भी जगह पे ट्यूबरकुलोसिस आया है उनको थोड़ा समझो तो ये समझ में आ गया कि क्यों ट्यूबरकुलोसिस जो है वो इतना ज्यादा जो है वो फैलता जाता है। देखो उसमें से एक कारण ये भी है कि एक सरफेस है जो पूरी सूख गई है। अब अपन ने सोचा कि सब साफ सुथरा है, सूख गया है, लेकिन वो तो उस पर जिंदा है बैक्टीरिया अभी भी, है ना। तो कई समय तक जो है वो जिंदा रह सकते हैं बैक्टीरिया जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस के, और मर सकते हैं जैसे कि गोनोरिया के, ठीक है। इसलिए गोनोरिया जो है वो इससे कम चांसेस है कि किसी सरफेस पे आपने टॉयलेट का हैंडल लगाया तो गोनोरिया हो गया, लेकिन ट्यूबरकुलोसिस के चांसेस है कि टॉयलेट के हैंडल को हाथ लगाया तो ट्यूबरकुलोसिस। आपको एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ड्राइंग इन द कोल्ड एंड वैक्यूम, है ना। इसके लिए वर्ड यूज करते हैं लाइपोफाइलाइजेशन, ठीक है। तो डाइंग इन कोल्ड एंड वैक्यूम इज यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ड्राइंग इन कोल्ड एंड वैक्यूम, तो ठंडे में सुखाना और वैक्यूम में सुखाना, ये एक टेक्निक होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व करने की। तो हमने देखा कि बैक्टीरिया को जो चीज अफेक्ट करती है, ऑक्सीजन, ये बहुत काम का है। अलग अलग एरोब्स या एनारोब्स बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं इसके एग्जांपल आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। टेम्परेचर जो है क्या आधार, टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो टेम्परेचर बैक्टीरिया को पसंद आता है। पीएच वही है अगेन जो हमारी बॉडी का पीएच है, लगभग उसी पीएच पे ज्यादातर बैक्टीरिया बीमारी प्रोड्यूस करते हैं। लाइट बैक्टीरिया को नहीं अच्छा लगता है। ऑस्मोसिस्टिक प्रेशर को बैक्टीरिया काफी हद तक झेल पाते हैं, ठीक है। और कुछ बैक्टीरिया जो है वो सूखे में सर्वाइव करते हैं, कुछ बैक्टीरिया सूखे में सर्वाइव नहीं करते हैं। इसके आधार पर कोई नाम वाम नहीं है, कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, ठीक है। फिर एक शॉर्ट में बस इसको देख लो, है ना। कुछ बैक्टीरिया जो है, ठीक है, अपने सारे केमिकल खुद ही बनाते हैं, उनको कहते हैं ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया जो है हेटरोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। तो ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो करना इनके लिए बहुत जरूरी है, और उन ऑर्गेनिज्म के जो सब्सटेंस होते हैं उनको खा के वो ग्रो करते हैं, इनको कहते हैं हेटरोट्रॉप्स, ठीक है। फिर उसके बाद में ऑर्गेनोट्रॉप्स इक्विवेलेंट टू नहीं, कीमोट्रॉप्स, फोटोट्रॉप्स, ठीक है। बस ये याद रखना, दो अपने काम के हैं, है ना। तो हमारे को जो बीमारी प्रोड्यूस करने वाले ज्यादातर बैक्टीरिया है ना वो कौन से कैटेगरी में आते हैं, हेटरोट्रॉप्स में, ठीक है। फिर पैथोजेनिक बैक्टीरिया, यहाँ से अपने काम की चीज शुरू होती है, ठीक है। पैथोजेनिक बैक्टीरिया, पैथोजेनिक बैक्टीरिया में अब देखो ध्यान से, एरोबिक बैक्टीरिया है ना, क्या यूज कर रहा है, ग्लूकोज बाय ऑक्सीडेशन। तो तुमने सुना होगा कि डायबिटीज के मरीज को बड़े इन्फेक्शन होते हैं, तो डायबिटीज के मरीज में ग्लूकोज यूज नहीं करती है उसकी सेल्स, है ना, और ब्लड में और उसके टिश्यू में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। तो ये वही ग्लूकोज है जिसको बैक्टीरिया पसंद करते हैं। तो एरोब्स बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं, ठीक है, वो ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन के जरिए यूज करते हैं, ठीक है। जबकि एनारोब बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्लूकोज को फर्मेंटेशन के जरिए एनर्जी के तौर पर यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग बैक्टीरिया अलग अलग तरीके से यूज करते हैं हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है उनको। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो पायरुवेट को यूज करते हैं। पायरुवेट क्या होता है, तो जो ग्लाइकोलाइसिस होता है उसके अंदर ग्लूकोज जो है हाँ, तो ग्लूकोज जो है वो दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में टूटता है, और बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो पायरुविक एसिड को यूज करते हैं, ठीक है। इनकी डिटेल में हमको नहीं जाना है कि कौन सी यूज करते हैं कौन सी यूज करते हैं, बस इनको हमको रफली एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। ऑक्सीडेशन जो है वो बैक्टीरिया में काफी हद तक हमारी जैसा होता है, ठीक है। अब कल से एक इंपॉर्टेंट चैप्टर पैथोलॉजी का, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना, हॉट एयर ओवन, ठीक है, ड्राइंग, ये सब अपने को थोड़ा सा शॉर्ट में देखना है। इसमें से आधी चीजें जो है प्रैक्टिकल की है, आधी चीजें जो है वो थ्योरी एग्जाम